नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते ये बेहद खास पेशकश हम लेकर आते हैं जहां पर एक एक्सपर्ट के जरिए बाजार की चाल को समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, भले ही वो थोड़ा सा लंबी अवधि का क्यों ना हो, जो मौजूदा ट्रिगर्स होते हैं जिससे बाजार मूव होता है, आजकल इलेक्शन का ट्रिगर है, तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स को लेकर जो परेशानी आ रही है निवेशकों में, जो असमंजस है, उसकी पूरी तरह से पड़ताल की जाती है इस शो में और आपके लिए इन्वेस्टमेंट रणनीति भी बताई जाती है। हर हफ्ते एक बेहद खास मेहमान और एक दिग्गज मार्केट वॉइस हमारे साथ जुड़ती हैं और आज भी बेहद खास मेहमान है स्वरूप मोहंती, वाइस चेयरमैन सीईओ मिड एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर। स्वरूप, स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। और तमाम सवाल तो मुझे आपसे पूछने ही है, लेकिन उससे पहले इलेक्शन को लेकर कहाँ कहाँ कितनी कितनी शर्त लगाई है आपने? क्या आपके जानकार और आपके दोस्त जो हैं सीट्स का नंबर बता रहे हैं या आंक रहे हैं? बताइए। ये कविता, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में मुझे शामिल करने के लिए। या ये डेफिनेटली लार्जेस्ट इलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, इतना बड़ा अगर एक सेंसस होता है तो उसके बारे में चर्चा तो डेफिनेटली होता है। चर्चा के लिए काफी शामिल होते हैं, हम अपने व्यू भी देते हैं, कुछ व्यू लेते भी हैं, कुछ व्यूज बनते हैं, कुछ अनबन भी होते हैं उसमें। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, सब शामिल रहते हैं। बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव उससे जितना दूर रहते हैं उतना बेहतर। जितना अपना मन को थोड़ा काम रखते हैं और अपना पोर्टफोलियो की तरफ ध्यान देते हैं और ये सब नॉइज लेके इफेक्ट नहीं होते, उतना हमारा इन्वेस्टमेंट जर्नी बेटर रहता है, ऐसा मेरा मानना है। पहले काफी कॉल्स लेता था जब मैं थोड़ा यंग था एंड ऑल दैट, बट वो दिन गए। अभी बाल भी थोड़े बहुत सफेद हो गए हैं तो आई बिकम अ लिटिल मोर मैच्योर। इसमें अभी फिर इलेक्शन को अपने पोर्टफोलियो से दूर रखता हूँ। ही सधा हुआ जवाब दिया है, बहुत बैलेंस जवाब दिया है। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था ना, उससे आगे बढ़कर आपने एक इन्वेस्टमेंट और बतौर सीईओ जवाब दिया। लेकिन मैं जानती हूँ कि राजनीति में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि भी है और अब तो प्रधानमंत्री साहब ने भी कह दिया है कि ऑल टाइम हाई छुएगा और फर्राटा तेज़ी भी दिखाई देगी बाजार में। तो बाजार किस तरह से अब चुनाव नतीजों को सेंस कर रहा है? क्या आपको ये बात कुछ समझ में आ रही है? सरकार अगर स्थिर आए तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन क्या बाजार सीटों के नंबर को लेकर अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है? जो उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, क्या ये एक तो इलेक्शन फेज में देखते ही हैं वॉलेटिलिटी, लेकिन बाजार की सांस अब कहाँ थमी हुई है आपके मुताबिक? कविता, जो आप कह रहे हैं थोड़ा बहुत आई मीन एकदम ठीक है, क्योंकि पहले जब इलेक्शन होता था और आज के इलेक्शन में ये जो इंफॉर्मेशन फ्लो का जितना तेजी से इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, उससे थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होना ही है। इतना बड़ा अगर एक कंट्री का 5 साल में एक बार होता है और प्राइम मिनिस्टर का चयन का ये एक प्रोसेस है, तो थोड़ा बहुत अगर न्यूज आगे पीछे होगा तो बाजार थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट करेगा, जो हमने देखा है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया है, बट ब्रॉडली जो मार्केट ये चाहेगा इज कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी मेकिंग। वो एक मार्केट देखेगा। जिस दिन मार्केट ये मोर और लेस कंफर्म हो जाता है, उसमें मार्केट फिर अपना चाल अपने हिसाब से चलाता है। उसके बाद जो नॉर्मल थिंग्स दैट अफेक्ट द मार्केट, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज, दैट टेक ओवर। बट ब्रॉडली कविता, अगर आप देखें, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज इन द मार्केट इज, आप खुद देख रहे हैं एफआईज बेच रहे हैं, बट उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट्स आर गोइंग अहेड। तो स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट काफी चेंज हो चुका है। सो आई एम नॉट सेइंग बजट या यू नो द इलेक्शंस विल नॉट इम्पैक्ट, they can impact, but the cushion of the Indian buyers in the form of DIs is very strong. तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इम्पैक्ट और जो शॉक अब्जॉर्बर कैपेसिटी ऑफ द मार्केट काफी बड़ा है। तो जो आई डोंट थिंक एनी कोई विपरीत न्यूज आएगा, बट अगर आता भी है तो द शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द मार्केट, आप खुद देखें, म्यूचुअल फंड्स 20,000 पर मंथ एसआईपी बुक लेके बैठे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज आर आल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्लोज। ईपीएफओ के पास काफी पैसा है टू निवेश, टू इन्वेस्ट, एंड पीएमएसएआईएफ्स भी एक अच्छे पिलर बन रहे हैं एज मार्केट पार्टिसिपेंट्स। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज the money in India is also very broad based. So the continuity of the stock markets will be far superior than what it was, say, a decade ago. चलिए, आपने काफ़ी अहम बात बताई है कि डीआईआईज़ की तरफ से हमें फ्लोज़ काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और जब भी आपसे हमने बातचीत की है, हमेशा से यही बात समझ में आई है, स्वरूप, जो आप बताते भी हैं कि एफआईआईज़ का आना-जाना तो लगा ही रहेगा। जहाँ पर उनको थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन दिखाई देता है, असमंजस दिखाई देता है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। क्या भारत को लेकर भी आपको यही रुझान उनका दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है, एक बार सरकार, स्थिर सरकार अनाउंस हो जाए सरकार, उसके बाद जो उनका पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा,
थोड़ा सा भरोसा आ जाए एफआईआईज़ को तो क्या वो वापस आएँगे? साथ ही हम देख रहे हैं कि चाइना का वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव भी हो गया है। भारत तो हमेशा से एक प्रीमियम मार्केट रहा है। तो अभी क्योंकि उनका रुझान चाइना की तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक ट्रेंड रिवर्सल है। क्या ये कहना सही होगा? आपकी क्या राय है तमाम मुद्दों पर? एक कविता देखो, अभी ग्लोबल डेटा पॉइंट्स अभी भी काफ़ी फ्रेजाइल हैं। और हाँ। जब भी फ्रेजिलिटी रहती है तो ब्रॉडली एफआईआईज़ और ग्लोबल इन्वेस्टर्स डॉलर ओन करने में एक प्रेफ़रेंस रखते हैं। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है। सो इट इज़ एक भारत के तरफ व्यू भी नहीं हो सकता है। इट कुड बी जस्ट टू ओन द सेफर करेंसी, ये भी एक व्यू हो सकता है। लाइक यू सेड, इंडिया थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव तो लग ही रहा है, नो डाउट अबाउट इट। अगर कहीं और अपॉर्च्युनिटी मिले, वो वहाँ जा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से वो नहीं था इस बार। बट द गुड पार्ट कविता, जो मैं बार-बार बोलता हूँ कि एफआईआईज़ जब निकल भी रहे हैं तो पैसा बना के ही जा रहे हैं। सो द इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया इज़ ऑलवेज़ गुड। तो जब भी कोई खरीदने आता है इंडिया तो हमेशा एक्सपेंसिव रहा ही है और वो चलेगा भी। दैट इज़ द स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो आई थिंक थोड़ा बहुत किसी ने भी कॉल लिया होगा वो, कि शायद कुछ व्हाटएवर उनके इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के हिसाब से। बट ये थोड़ा वेट एंड वॉच हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। जस्ट इतना शॉर्ट पीरियड है, 4th जून में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो व्हाई नॉट वेट। ये भी एक पोजीशन भी हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट। बट जब भी ये फ्रेजिलिटी ऑफ डेटा आता है ना, आप देखेंगे कि पैसा का फ्लो थोड़ा बहुत ज्यादातर डॉलर की तरफ चला जाएगा। चलिए, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। आप कोशिश कीजिएगा जवाब देने की, हालाँकि आप जवाब नहीं देंगे। मनचाही बाज़ार के मुताबिक सरकार आ जाती है, तो अप्रॉक्सिमेटली कितना पॉइंट्स बाज़ार चढ़ेगा? और अगर नहीं आती है, तो कितनी गिरावट भी आप देख सकते हैं? देखिए कविता, एक एक बाजार, ये इलेक्शन एक एक इवेंट होता है, राइट? अगर मनचाहा सरकार आया, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज का एक संकेत आएगा, तो बाजार जिस हिसाब से चल रहा है चलेगा। बाजार वैसे काफी चला है, टू बी फेयर टू द मार्केट। बट एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, फ्लो ऑफ मनी और भी बढ़ जाता है। जैसे हम पहले भी चर्चित कर चुके हैं इस पे, जैसे एसआईपी फिगर अगर 20,000 है दिसंबर में, अगर 25-30,000, 25-26,000 हो भी जाए, तो वो भी एक ऐड करता है। एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन फ्लो ऑफ मनी। और यस, एक कंटिन्यूअस सरकार आता है तो वो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर सरकार चेंज होता है, देन मार्केट वेट्स फॉर द नेक्स्ट सिग्नल फ्रॉम द न्यू गवर्नमेंट। थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आएगा। बट अगर आप ब्रॉड कंट्री देखें, ये 3-4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन जा रहा है। अगर वैसा कोई अपॉर्चुनिटी आएगा, तो मैं तो आई विल बी अ बिगर बायर देन व्हाट आई एम नाउ, इज माय ओपिनियन। बहुत बढ़िया। और अब क्योंकि हमने काफ़ी हद तक इलेक्शंस को लेकर और बाज़ार की चाल को लेकर बातचीत कर ली है, कुछ आपके फंड्स पर भी हम आते हैं, जो कि क्योंकि स्वरूप हम बहुत तरह के शोज़ करते हैं और लोग अपने सवाल भी हमसे पूछते हैं। एक जो चीज़ मेरा एसेट फंड हाउस से जुड़ी हुई कॉमन समझ में आ रही है कि लोगों के पास आपके फंड्स तो हैं ही, भले ही वो लार्ज कैप कैटेगरी के हों, मिड कैप के हों, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस को लेकर वो खुश नहीं है। और वो हाल की ही बात है जो बताई जाती है सवालों के ज़रिए भी। कुछ खास आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम जानते हैं कि एज अ फंड हाउस एक आपकी फ़िलॉसफ़ी होती है और जब आप कोई फ़ंड डिसाइड करते हैं, उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके बिना पे वो स्टॉक सिलेक्शन करता है, अपना पोर्टफोलियो जी। कॉम्पोजिशन करता है। लेकिन अंडर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता में डाल ही देती है निवेशकों को। क्या कहना चाहेंगे आप खासतौर से इक्विटी पार्ट के जो फंड्स हैं उनकी अंडर परफॉर्मेंस को लेकर? देखिए कविता, जब एक जर्नी 16 इयर्स का हुआ है, उसमें 14 साल हम मोस्टली Q1 Q2 में रहे हैं परफॉर्मेंस, और लास्ट 2 इयर्स में थोड़ा नीचे आते हैं Q3 Q4। तो क्वेश्चन तो जायज है, उसमें कोई डाउट और डिबेट नहीं है। बट उसका आंसर एक ही है। देखिए, हमारा पोजीशनिंग ऑफ स्टॉक्स जो थे वो है। अब बाजार में कुछ सेक्शंस ऑफ द मार्केट चले हैं जिसमें हम फॉर व्हाटएवर रीजंस, हमारा व्यू रहा है जो भी रहा है, उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। हमारा जो पोर्टफोलियो पोजीशनिंग जहां पे है, अगर आप वैल्यूएशन पे देखें या क्वालिटी पे देखें, बहुत स्ट्रांग है, ये अपना मानना है। जैसे टॉप हमारे लार्जेस्ट एलोकेशन इज प्राइवेट बैंक्स एट दिस मोमेंट। थोड़ा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में है। ऑटोज में हम लोग थोड़ा लीडरशिप पोजीशन में लेके चलते हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे हमारा थोड़ा काफी रुझाव रहा है ऑन ऑन पोर्टफोलियो पोजीशनिंग। ब्रॉडली अगर आप पिछले 2 साल में देखें, ये नहीं चले हैं। तो चॉइस ऑफ द इन्वेस्टर इज वेरी सिंपल। जो चले हैं, अगर उधर बैठना है तो उसमें भी मेरिट है,
और जो नहीं चले और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जैसे हमारे पोर्टफोलियो अभी पोजीशन्ड है, उसको अगर आप नेक्स्ट 4-5 इयर्स देखें तो वो एक कंप्लीटली एक एक वैल्यू कॉल हो जाता है। हमारा जो सोच था वो बरकरार है। वी आर एक्सट्रीमली कंस्ट्रक्टिव ऑफ द मार्केट। सेकंड, वी आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ऑफ आवर पोर्टफोलियो पोजीशन। यस, लास्ट 2 साल में जो पॉकेट्स चले उसमें शायद पार्टिसिपेट नहीं किए, सम कॉन्शियसली, सम मे बी वी हैव मिस्ड, सम वी वुड हैव मिस्ड सम, बट यहाँ के जो आप पोर्टफोलियो लेके चले इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, अगर उसमें मैं डिबेट करना चाहता हूँ ऑन द वैल्यू ऑफ आवर पोर्टफोलियो व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम द नेक्स्ट 4-5 इयर्स। हम ये मानते हैं कि द टफ पार्ट ऑफ आवर अंडर परफॉर्मेंस इज बिहाइंड यस। यहाँ से अगर मार्केट जब ब्रॉड बेस होता है, और ये हमेशा होता है कि जब मार्केट एक एक छोटा पॉकेट में मूव करता है तो ब्रॉड मार्केट बहुत अच्छा वैल्यूड होता है, वहां पे हम ब्रॉड पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो वहां पे बैठे हैं। तो अगर आप यही डिस्कशन 2-3 साल बाद करेंगे, शायद कविता ये क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अगर कुछ मिस्टेक्स हुए हों, डेफिनेटली विल बी ओपन टू डिस्कशंस, बट हमारे हिसाब से जो दो तरीके चयन होते हैं, एक एक एरर्स ऑफ ओमिशन और एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ ओमिशन ज्यादा थे कि कुछ पार्ट्स जो चले उसमें शायद हमारा व्यू नहीं था, या वी वर नॉट कंफर्टेबल। आज के डेट में उसके वो पार्ट के बारे में ओवर वैल्यूएशन या फ्रॉथ का डिस्कशन काफी चल रहा है। आवर पोर्टफोलियो इज आउटसाइड दैट। सो व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम द नेक्स्ट 4-5 इयर्स पर्सपेक्टिव, हमारा ये मानना है कि आवर पोर्टफोलियोज आर वेरी स्ट्रांगली पोजीशन्ड, बट देयर इज नो टेकिंग अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट लास्ट 2 साल काफी टफ रहे हमारे लिए। हम ये मानते हैं कि दैट टफ पार्ट इज बिहाइंड अस। काफ़ी ईमानदारी से आपने जवाब दिया और अपने दिल पर हाथ रख के तमाम बातें आपके निवेशकों को भी आपने बताई है। बहुत कम फंड हाउसेस जो है ऐसा कर पाते हैं। सबसे पहले तो अंडर परफॉर्मेंस पे बात करना ही मेरे ख्याल से अपने आप में बहुतों के लिए एक सवालिया निशान होता है, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कि अब अगर रुके भी, क्योंकि अगर पियर्स परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि कुछ अंडर परफॉर्मेंस है तो हम निकल जाएं। आपने हालांकि समझाया, सांत्वना दे दी, फिलॉसफी और कॉल्स पर आपने बातचीत की है। और कितना रुकने का मन बनाना चाहिए निवेशकों को आपके फंड्स में कि अंडर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस में तब्दील होती हुई वो देखेंगे? कविता, अगर मैं बाजार के आंकड़े लेके बैठूं ना आपके साथ फ्लो ऑफ मनी के हिसाब से, तो रिसेंटली एक कंक्लूजन मेरे मन में आ रहा है कि हम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, बाजार में 15-20 साल तक निवेश करते हैं, लेकिन फॉलोइंग अ वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग प्रैक्टिस। 2-3 साल में जैसे आप बता रहे हैं वो निकल जाते हैं, और जब भी निकल जाते हैं मोर ऑफन देन नॉट वो सेगमेंट परफॉर्म करता है। और जब निवेश करते हैं तो लास्ट 1 ईयर का आउट परफॉर्मेंस देख के निवेश करते हैं, जबकि ये जानते हुए कि जो वो बाजार जो चला है वो हमारा रिटर्न नहीं है, जो था वो फंड में उनका रिटर्न है। तो ये जब तक ये चेंज नहीं होता है इन्वेस्टमेंट बिहेवियर, बाजार का जो एक फुल वैल्यू अपने पोर्टफोलियो में नहीं आएगा। वो एक कार्ल रिचर्ड्स का बहुत फेमस स्लाइड है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न वर्सेस इन्वेस्टर रिटर्न। तो बाजार को अगर पॉजिटिव पैसा मिल जाता है तो बाजार तो चल पड़ता है। थोड़ा निवेशक अगर थोड़ा ये सोच चेंज करें कि अगले 5 साल में क्या परफॉर्म करेगा, वो देख के निवेश करें, तो उनका इन्वेस्टमेंट जर्नी बेटर होगा। ज्यादातर लोग जो लास्ट चला है 1 साल वो देख के निवेश करते हैं, कितना दिन में ये चलेगा। अगर ये आंसर मेरे पास होता ना कविता, बहुत ऑनेस्टली मैं सैलरीड इंडिविजुअल नहीं होता, मैं अपना कुछ करता, राइट। नो, इट इज आवर जॉब इज टू आइडेंटिफाई अ गुड कंपनी। जो भी फंड मैनेजर आपसे मिलेगा वो आपको यही कहेगा कि टू बाय अ गुड कंपनी एट अ गुड प्राइस। हमारे हिसाब से ब्रॉड पोर्टफोलियो जो हमारा है आज के डेट में, आर गुड कंपनीज अवेलेबल एट गुड प्राइसेस। अगर ये कंपनीज इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वैल्यू अनलॉक नहीं किए तो समथिंग इज फंडामेंटली रॉन्ग, ये भी मैं मानता हूँ। तो कब डेट बोलना बहुत मुश्किल है। ऐसा एक पीरियड अगर लास्ट 10 साल देखें तो जो कंपनीज 8 साल परफॉर्म नहीं किए थे वो 2 साल में ऐसे रिटर्न दिए कि पूरा 10 साल का अंडर परफॉर्मेंस को बराबर कर दिए, राइट। सो जबकि ये 2 साल में पूरा मार्केट घूम गया है। जो 8 साल परफॉर्म कर रहे थे जो स्टॉक्स, वो शायद 2 साल नहीं चले हैं, और जो 8 साल तक नहीं चले थे वो 2 साल में ऐसे चले कि रिटर्न्स एकदम सही बन गए। सो दैट इज द ब्यूटी। ब्यूटी इज टू आइडेंटिफाई गुड कंपनीज, गुड प्रोमोटर्स, एंड उनके साथ एक जर्नी लें। उनका जर्नी जब अनफोल्ड करेगा उसका बेनिफिट आपके पॉकेट में आएगा। अगर आप 1-2 साल में
प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो मोर ऑफन देन नॉट आप यू विल बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रिटर्न्स। ऐसा मैं डेटा के साथ भी आपके साथ बैठ सकता हूँ इस पे। अचानक से हम देख रहे हैं कि आपका जो फंड हाउस है उसका फोकस थोड़ा सा पैसिव्स की ओर भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है और निफ्टी मिड कैप्स स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 फंड ऑफ फंड भी हमने देखा है कि लॉन्च किया गया है। एक तो पैसिव्स की ओर आपका रुझान एकाएक क्यों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? निवेशकों का तो दिलचस्पी है ही मेरे ख्याल से पैसिव्स को लेकर जो उभरती हुई सामने आ रही है, और कैटेगरी मार्केट कैप कैटेगरी स्पेसिफिक अगर हम कहें जैसे कि लार्ज कैप में लोग पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रेफर कर रहे हैं, इंडेक्स फंड प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन आप जो लेकर आए हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप को लेकर एक पैसिव स्ट्रैटेजी वाला फंड है। एक तो आपका रुझान पैसिव्स की ओर क्यों, और इस फंड को लॉन्च करने के पीछे तर्क क्या? कविता, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि सिर्फ हमारा रुझाव है, पूरा बाजार का। आप कोई भी हाँ। फंड हाउस एक ले लेते हैं, हाँ ठीक है, ब्लेम मेरे पे आता है, फाइन, आई टेक द ब्लेम बिकॉज़ देखिए आप नथिंग काफी लाइक। आप काफी मुखर होकर बोलते हैं मेरे ख्याल से बाकी फंड हाउस के मुकाबले। आप खुद कहते हैं कि हाँ शायद ये एक एरिया है जहां पर हम बढ़ना शायद चाहते हैं। शायद बट अगर बिजनेस कर रहे हैं तो खुल के बात करना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा मानना है, राइट ना। सेकेंडली आप एक चीज देखिए, ये जो इन्वेस्टिंग यूनिवर्स है ना हमारा, जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स या टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स काफी चेंज हो रहे हैं। ये आप आफ्टर कोविड आप देखें, बिफोर कोविड इंडस्ट्री है 2.5 करोड़ फोलियोज, पोस्ट कोविड 3-4 साल में 2 करोड़ फोलियोज आए। यंग ऑफ द कंट्री हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। वो एक अलग रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी आते हैं, वो लेके आते हैं, एक अलग रिस्क प्रोफाइल लेके आते हैं, और अलग इन्वेस्टमेंट नजरिया उनका रहता है। जो हमारे लिए एसेट्स थे ना, उनके लिए एसेट्स नहीं होंगे, वो अलग तरीके के लाइफ लीड करेंगे। सो सिमिलरली द प्रोडक्ट्स हैव टू चेंज, ऑफरिंग हैज टू चेंज। जो 4-5 साल पहले 2018 में शायद इंडस्ट्री का फोलियोज इन पैसिव 2%, टुडे इट इज 16%। इंडस्ट अगर आप ब्रॉड इन्वेस्टिंग यूनिवर्स देखें तो 9 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं, 4.5 करोड़ म्यूचुअल फंड्स हैं, फोलियोज हैं। तो एक एक जो हमारा काम है टू डेवलप गुड प्रोडक्ट्स फॉर ऑल कैटेगरीज, उसमें जो ये पैसिव का एक ब्रॉड ग्रोथ है, ये दो कारण के लिए मेरे हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिव में एक कैटेगराइजेशन ऑफ फंड्स आ गए हैं, हम उतने ही प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। और हमारा मेरे एसेट का ये एक पॉलिसी रहा है कि जब तक हम फंड मैनेजमेंट टीम कैपेबल नहीं बनाते हैं टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, तब तक प्रोडक्ट नहीं बनाते। तो वो एक एक एरिया रह गया है, बट ब्रॉडली कैटेगराइजेशन ऑफ फंड्स के हिसाब से उतने ही प्रोडक्ट ला सकते हैं। बट पैसिव के जरिए तो आइडिएशन अनलिमिटेड है। जहां पे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है उसमें हम इंडेक्स बना सकते हैं, और फैक्टर के जरिए वो इंडेक्स का डिफरेंट फॉर्मेशन बना सकते हैं। जैसे आपने बोला है मिड एंड स्मॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल मिड एंड स्मॉल ये कैटेगरी नहीं है इन द एक्टिव साइड। सो ये एक यूनिक कैटेगरी है, और मेरे हिसाब से मिड एंड स्मॉल ऑन अ रिस्क एडजस्टेड बेसिस अ वेरी गुड कैटेगरी। इंडिया इज अबाउट मिड कैप्स, आप ये स्टेटमेंट मान के चलिए। एवरी ईयर मैं आके रिपीट करूंगा कि इंडिया इज अबाउट मिड कैप्स, right? And our emerging blue chip has demonstrated, which is a large and mid cap fund now, has demonstrated that entire growth of mid caps over a period of last 15-16 years. So mid and small is a very superior risk adjusted portfolio in anybody's portfolio is my humble submission. उसमें अगर ये 2-3 क्वालिटी जो हम डाल देते हैं, मोमेंटम, क्वालिटी और लिक्विडिटी थोड़ा बहुत ऐड कर देते हैं, तो वो बेहतर एक प्रोडक्ट आउटकम होता है। द ब्यूटी ऑफ पैसिव्स की अगर ये फैक्टर ऐड कर देते हैं कविता, तो ये एक रूल बन जाता है। ऑन 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 रीबैलेंस डे ये सब्जेक्टिविटी नहीं लाता है ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट, ये डेफिनेटली वो प्ले आउट करेगा उस दिन। मे बी गोइंग फॉरवर्ड ऑन ऑन सम ऑफ द शोज वी कैन डिस्कस की ऑन रीबैलेंस डे ये सब कैसे काम करते हैं। बट ये फैक्टर्स अगर आप ऐड करके 100 स्टॉक बनाते हैं, 50 मिड कैप और 50 स्मॉल कैप, ऐसा एक ही प्रोडक्ट है बाजार में। सो ये यूनिकनेस रखते हुए, और क्योंकि हम ये एक्टिव में नहीं ला सकते, पैसिव में लाएं, हमारे हिसाब से ओवर द पीरियड आप इसको ट्रैक कीजिए, इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बनेगा ऐसा हम मानते हैं, बिकॉज द फैक्टर्स विल प्ले आउट। एंड इसका अगर आप मार्केट कैप से हिसाब से देखें तो 75% ऑफ द पोर्टफोलियो मिड कैप हो जाएगा, शायद 25-30% लार्ज स्मॉल कैप हो जाएगा। सो जो स्मॉल कैप का जो रिस्क है वो थोड़ा बहुत मिटिगेट होते हैं, एट द सेम टाइम अपसाइड ऑफ मिड कैप आपको मिलता है। दोनों मिला के एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनता है। एंड ये फंड आगे जाके नेक्स्ट 4-5 इयर्स में
जो ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा, आई वुड लव टू सी द ट्रैक रिकॉर्ड फॉर्मिंग, इज माय ओन ओपिनियन ऑल्सो। लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में इस तरह के एनएफओ को या इस तरह के फंड को हम जगह कैसे दे पाएंगे? ऑलरेडी मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आपका एक्सपोजर है, तब भी इस तरह के फंड को जगह देना क्या सही होगा? देखिए कविता, अगर पोर्टफोलियो लेड आउट है और मिड कैप पोर्शन और स्मॉल कैप पोर्शन आप डेफिनेटली अपने से मैनेज कर रहे हैं, तो जगह नहीं है, राइट? गोइंग फॉरवर्ड अगर ये प्रोडक्ट अपने रीबैलेंस के थ्रू जो, देखिए कहना बहुत आसान है कि मेरा मिड कैप है 30%, स्मॉल कैप है 20%, बट उसको रीबैलेंस करके मैथमेटिकली करना ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है, क्यों बहुत डिफरेंट लेवल का डिसिप्लिन चाहिए। अगर वो कोई खुद कर सकता है तो डेफिनेटली खुद करना चाहिए, मैं डेफिनेटली मानता हूँ। बट अगर ये रूल बेस्ड एक फैक्टर बेस्ड एक इंडेक्स मिलता है तो वो इंडेक्स ही कर लेता है, तो उसका पावर आप अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर कोई खुद पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन खुद ट्रैक करके इसको रिव्यू और रिवैलेंस करता है तो दे शुड डू देयर ओन। बट जब ये प्रोडक्ट ट्रैक रिकॉर्ड बनाएगा एंड होपफुली इट शुड मेक, इसका इसके जो रिबैलेंसिंग मेरिट्स विल शोकेस इन अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट आई एम कॉन्फिडेंट। चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने इस एनएफओ पर भी बात कर ली है। लेकिन अब क्योंकि हम पूरा देश तो साथ थामे बैठा ही है चुनाव के नतीजों को लेकर, और बाज़ार पर भी उसका असर देख रहे हैं हम। बात कर ही चुके हैं, चाय टपरी पे जाएं या कहीं खाना खाने जाएं, हर कोई बस इसी तरह की बात कर रहा है। लेकिन अब चुनाव के बाद का माहौल, क्योंकि इतना अनुभव है आपका, आपने इस तरह के चुनाव देखे होंगे, उसका असर बाजार में पड़ता हुआ देखा होगा। अमूमन बाजार की कुछ उम्मीदें होती हैं, उन स्पेसिफिक उम्मीदों की मैं बात करना चाहती हूँ। पॉलिसी फ्रेमवर्क कंटिन्यू हो, ये तो बहुत बात समझ में आती है, लेकिन उसके अलावा कोई खास डेटा पॉइंट्स या ऐसे कोई खास रिफॉर्म्स को लेकर फैसले जो आप चाहते हो सुनना, जिसकी उम्मीद शायद बाजार भी कर रहा हो? आई थिंक कविता, मेरे लिए तो सबसे बड़ा रिफॉर्म ये यही रेजिम में हो गया था, द शिफ्ट टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप 2-3 साल पहले हमारी कमेंट्री सुने तो हम ये डेफिनेटली कह रहे थे कि ये जो सर्विस लेड इकोनॉमी है ये डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और जब ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ झुकाव आया थ्रू पीएलआई एंड ऑल दैट, एक एक जो ब्रॉड बेसिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की सख्त जरूरत थी, वो एक शुरुआत हुई है, विच इज फैंटास्टिक। उसका कंटिन्यूटी तो चलेगा चलेगा, राइट? सेकेंडली, जो हमारी तरफ से जो हम देख रहे थे was the government capex. Government capex is also extremely strong, जो will continue, which is very important. आज सुबह ही मैं नारीवन पॉइंट से अभी यहाँ ऑफिस आया आपके लिए इन कलीना। द ड्राइव वाज हैपन 35 मिनट्स। कभी सोच भी नहीं सकता था कि नारीवन पॉइंट से कलीना 35-40 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे। सो ऑल दैट इज चेंजिंग एज वी स्पीक। ये अगर बेहतर करे तो और भी बढ़िया। फ्रॉम अ सेल्फिश पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया का मैं ये मानता हूं कि इंडिया का जो डेमोग्राफी है, आगे जाके ये डेमोग्राफी को हैंडल करना पड़ेगा। ये हमारा करंट स्ट्रेंथ है, और अगर ये स्ट्रेंथ को बड़ा बनाने के लिए जो एजुकेशन है इसको और भी बेहतर बनाना पड़ेगा। सो एलोकेशन टू एजुकेशन हैज टू गो अप। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंड 35% ऑफ दिस, almost 30-35% of this demography is already malnutrition। तो इनके लिए हेल्थ केयर एलोकेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। और मैं कुछ एक क्रिटिकल चीज आपके सामने रखूं तो ये दो रखूंगा। आज का ही न्यूज है कि 30-35% ऑफ आईआईटीज आईआईटीएंस आर गोइंग अनप्लेस्ड। सो ये सब डेटा पॉइंट्स लेके एजुकेशन और हेल्थ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर इसका मिश्रण होके एक बेहतर पॉलिसीज बन सके, जो बन रहे हैं धीरे धीरे, तो आगे जाके देर इज नो स्टॉपिंग इंडिया। अभी तक तो जो हम देख रहे हैं कि 10 साल का एक रनवे दिख रहा है, ये अगर 20 साल का रनवे बनाना है तो ये सब पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, मेरे पास सवाल आपके लिए बहुत सारे हैं, लेकिन स्वरूप मेरा समय ख़त्म हो चुका है। लेकिन जितनी भी बातचीत हुई है काफ़ी विस्तार से हुई है, और उम्मीद यही करते हैं कि जो भी दर्शक आपकी इस बातचीत को सुने हैं, अपने पोर्टफोलियो के लिए उनके पास बेहतरीन टेक अवेज निकल कर आए हो। धन्यवाद आपका, समय निकाला इस खास पेशकश में। थैंक यू सो मच कविता। और निवेश की एबीसीडी में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाज़त दें, और इसी तरह की बातचीत आप और भी सुनना चाहते हैं और किस तरह के मेहमान को चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें, आप अगर यूट्यूब पर हमें देखते आए हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और अपनी चाहते भी आप डाल सकते हैं। नमस्कार।